हेलो गाइज, तो स्वागत है आपका श्री राम के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम जो पढ़ रहे हैं आपको पता ही है, हिंदी का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का। तो उसमें अपने व्याकरण और साहित्य चल रहा है। तो आपको बता दूं कि मंडे से, सोमवार से कुछ नया होने वाला है कि जिसमें हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण। व्याकरण में आपको बता दूं अभी जो हम पढ़ेंगे वो संज्ञा चल रहा है। इसके साथ साथ क्या चल रहा है? साहित्य भी चल रहा है। और साहित्य के साथ साथ यहां एक चीज और नोट ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम रोजाना कुछ ना कुछ पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची के साथ साथ हम एक और भी शुरू कर रहे हैं, शब्द, शुद्ध शब्द भी शुरू कर रहे हैं। तो ये 2 4 5 ऐसे डेली रूटीन में अपन लेके आएंगे। तो जो अपना व्याकरण वाला भाग है तो वो शुरू करते हैं अपने, ठीक है। कुछ एक प्रश्न है, पूछ लो। जो कल पढ़ाया था उसको रिवाइज के लिए आपने मुझे बताना है, बस मैं लिखूंगा। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिनमें परिवर्तन होता है। वह शब्द जिनमें परिवर्तन होता है। अगर दूसरा प्रश्न यह है कि परिवर्तन किसके आधार पर होता है? व्याकरणिक कोटियां किसको कहते हैं? लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि को व्याकरणिक कोटियां कहते हैं। अगर पूछा जाए विकारी जो है उसका दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम अन्वय से, अन्य से अन्वय याद रखना है आपको, ठीक है जी। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा है, फिर सर्वनाम है, फिर विशेषण है, और फिर क्रिया है, ये वाला। फिर बात आती है अविकारी। तो अविकारी का जो मोस्ट प्रश्न है वो दूसरा यही है कि अविकारी का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? अव्यय। चलते चलते एक बात और ये भी पूछ लो, इसका और इसके दोनों में फर्क है क्या अर्थ में? दोनों में अंतर है कि वो अव्यय लिखा है, ये अव्यय लिखा है, ऐसा क्या अंतर है? ये अव्यय, अव्यय जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, और ये अवयव, अवयव का मतलब होता है अंग, पार्ट, अंग। अवयव होता है अंग, ठीक है, पार्ट। तो ये अंग है, तो अव्यय लिखना, अपने को अवयव नहीं लिखना। और अव्यय है तो कई बार हम क्या बोल देते हैं, अविकारी का दूसरा नाम अवयव है, तो अवयव नहीं है, तो ये अव्यय है, ठीक है जी। दूसरा, इसमें परिवर्तन किसके आधार पे? व्याकरणिक कोटियां लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तन। ये इसके कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है जी। एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं? निपात पढ़ते हैं, गुड। हमें परिवर्तन के आधार पर पहचान कैसे करनी होगी कि शब्द में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा? पहचान कैसे होगी? हाँ, सेम अक्षर, सेम वर्ण आ रहे हैं तो वो परिवर्तन हो रहा है। अगर वो पूरा शब्द ही चेंज हो रहा है, पूरे अक्षर ही चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब वो परिवर्तन नहीं हो रहा। किसके आधार पे? विकारी और अविकारी के आधार की बात कर रहे हैं अपन। तो अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है बेटा जी? संज्ञा। संज्ञा के बारे में थोड़ा सा बेसिक हमने कल पढ़ा था। तो संज्ञा क्या है बेटा जी? ना, आपको कुछ भी याद नहीं करना, एक ये शब्द आपको याद रहना चाहिए। अगर ये शब्द याद है तो आपको इससे संबंधित जहां जहां पे भी ये आता है तो वहां ये शब्द न आकर वहां अपने को नाम मिलेगा। क्या मिलेगा? नाम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा जी? नाम। इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं कि हमें नाम क्यों याद करना है। आपने देखा होगा कि सेकंड जो टॉपिक है हमारा, दूसरा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। क्या लिखा हुआ बेटा जी हमने? सर्वनाम। क्या लिखा है यहां पे हमने? नाम। तो ये सर्व का मतलब यहां पे क्या है? सबका। क्या नाम है बेटा जी? सबका। नाम क्या है समझे आप थोड़ा सा। नाम संज्ञा है।
अब ना थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि एक शब्द कहां कहां कैसे काम आ जाता है, और उसी के साथ साथ आगे चलते चलते सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले। क्या लिखा है इसने यहां? संज्ञा के स्थान पर। हमें कैसे पता चला कि इसमें संज्ञा आएगी? इसने लिख रखा है सर्वनाम, लिख रखे ना, नाम का मतलब संज्ञा। आपने एक और पढ़ा है क्या, ऐसे करके एक शब्द आता है, क्या है इसकी डेफिनेशन? नाम का मतलब क्या होता है? वह शब्द जिसमें संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द और दोनों की विशेषता बताने वाला विशेषण। तो वह शब्द या वह क्रिया शब्द जिसमें मूल रूप से या मूल शब्द के रूप में संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, और क्या आता है? विशेषण। उनके साथ प्रत्यय लगकर उनमें वो क्रिया का रूप बना लेते हैं, तो वो नाम धातु क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? नाम धातु। एक शब्द है अपने पास, आपने देखा, ये क्या है? रंग संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण है या क्रिया है? रंग संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है? बताओ। अगर होता ना लाल पीला नीला हरा तो वो विशेषण होता, लेकिन लाल रंग की विशेषता क्या है? लाल, तो रंग क्या है? संज्ञा है, याद रखना। अब इसके साथ ये रंग संज्ञा है, इसके साथ हमने ना लगाया तो ये शब्द क्या बन गया? रंगना। रंगना बोले तो क्रिया शब्द बन गया, लेकिन ये क्रिया शब्द के अंदर मूल शब्द क्या है? संज्ञा। कौन सी क्रिया होगी? क्लियर है ना? तो अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आपको वो चीजें दोबारा से बार बार से अलग से उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अपने को, कि हम जब शुरू करें उसको उस तरीके से शुरू करें कि अपने को आगे कोई प्रॉब्लम हो, फिर वो शब्द देखा, उसको समझा और उसके अकॉर्डिंग कर लिया। तो ये देखो वहीं से, अब देखो यहां पे भी नाम लिख रहा है, यहां पे भी नाम लिख रहा है, तो ये नहीं कि इसको अलग से पढ़ो, इसको अलग से पढ़ो, इसके साथ ही अपने को पढ़ना है। ऐसे हम क्या करते हैं बेटा जी, पढ़ते तो हैं इन चीजों को, सबको क्या करते हैं? अलग अलग पढ़ते हैं। अब अपने को याद रखना है संज्ञा क्या है? एक नाम है। इसी नाम से अपने को ध्यान रखना है कि वो नाम किसका है। तो नाम किसका है वो परिभाषा के अंदर लिखा गया है। परिभाषाएं याद नहीं करनी, परिभाषाएं बनानी है आपने उस टॉपिक के नाम से। तो परिभाषा बताओ। हाँ बिल्कुल, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा इधर से याद करनी है, किसको कहते हैं संज्ञा? नाम किसका हो सकता है? अब यहां से याद करना है। वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी गुण का हो सकता है, या फिर भाव का हो सकता है। अब क्या हुआ कि हमारे पास व्यक्ति आ रहा है, वस्तु आ रहा है, स्थान आ रहा है, गुण आ रहा है, भाव आ रहा है, तो इन शब्दों को हमने अलग अलग तरीके से जानना शुरू किया कि ये व्यक्ति के नाम को क्या कहेंगे, वस्तु के नाम को। तो हमने क्या किया, इन नामों को कैटेगरी वाइज बांटा, भी अलग अलग उनकी विशेषता के आधार पर हमने उनको अलग रखा। तो हमारे पास शब्द आ रहे हैं, देखो ये वाले दो, गुण या भाव। भाव से भाववाचक संज्ञा होगी। अब व्यक्ति है, अगर वो अकेला है और सिर्फ उसी के बारे में पता चल रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक पर्सनल हो गया, व्यक्ति से व्यक्तिवाचक पर्सनल हो गया। अब क्या होता है कि वस्तु है जो कोई भी हो सकती है, पर उस शब्द से अपने को ये पता चले कि ये कोई भी हो सकता है, कंफर्म ना हो कि वो एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो। तो हम यहां
संज्ञा के भेद करते हैं, संज्ञा के भेद या फिर प्रकार। कितने बेटा जी? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं बेटा जी? 3। कौन कौन से हैं? चलो एक दूसरा प्रश्न साथ साथ में लिखते हैं, फिर इसके भेद लिखेंगे। यहां एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने बेटा जी? 5, याद रखना। अब इनके नाम लिखते हैं। पहले नंबर पे हाँ जी, तो पहले नंबर पे क्या लिखेंगे अपन? व्यक्ति वाचक। दूसरा जाति वाचक। तीसरा भाव वाचक। चौथा द्रव्य वाचक। इसी का दूसरा नाम क्या है? पदार्थ वाचक। पांचवा क्या है? समूह वाचक। ये 5 नाम हो गए। ठीक है, कितने नाम हो गए? 5 नाम हो गए। तो ये अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। लेकिन आपको ये याद रखना कि ये 5 होते हैं, लेकिन इनका यूज इस प्रकार से नहीं करना। ठीक है, ऐसे नहीं करना। अपने को इनका प्रयोग जो है यहां संज्ञा के भेद कितने, इसी रूप में करना है अपने को। पहला कौन सा बेटा जी? व्यक्ति वाचक। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? भाव वाचक। ठीक है जी। अब अपने को ध्यान रखना है कि जातिवाचक है ना, उसके 2 उपभेद है। जातिवाचक है, उसके 2 भेद हैं। पहला कौन सा है? द्रव्य और या फिर पदार्थ वाचक। दूसरा कौन सा है? समूहवाचक। ठीक है जी, ये कर लिया हमने। अब हमें यहां थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो द्रव्य है ना, इसको अपने को नोट करना है कि वो द्रव्य कौन सा रहेगा। यहां अपने को 2 शब्द लिखने हैं। एक लिखना है ठोस और दूसरा लिखना है अपने को तरल। तो अपने पास जो पदार्थ है ना, वो 2 प्रकार के होंगे। एक तरल पदार्थ होंगे और एक ठोस पदार्थ होंगे। 2 प्रकार के होंगे। एक समूह वाले शब्द होंगे। समूह में एक शब्द आप याद कर लो, चाहे वो कोई भी एक शब्द आपको जो अच्छा लगे। क्या याद करोगे? सेना। एक समूह की बात हो गई। अपने को इसी प्रकार से याद करना है। अब क्या होता है कि सामान्य सा प्रश्न आ जाता है, एकदम सामान्य सा, कि वह संज्ञा जिसके उपभेद होते हैं, बताओ कौन सी? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कितने होते हैं?
दो होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य या समूहवाचक। समूहवाचक जो उपभेद है वो किसका उपभेद है? जातिवाचक। ऐसे ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम क्या, हमें चीजें आती होती है लेकिन एग्जाम में हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका कंफ्यूज होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि एग्जाम का प्रेशर। ठीक है, तो ये वाला हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले ना हम यहां व्यक्तिवाचक सबसे बाद में करेंगे, मैं आपको जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा पहले करवाऊंगा। ठीक है, कि व्यक्तिवाचक हमें बाद में करना है, क्योंकि ये समझने के बाद में अपने के पास जो भी बचेगा वो व्यक्तिवाचक का बचेगा। पहले उसको नहीं करेंगे, पहले इसको करेंगे। जो कंफ्यूजन है वो यहां अपना दूर हो जाएगा। जैसे नंबर पे लिख दिया, यहां 2 नंबर लिख लिया आपने, और 2 नंबर पे क्या लिखा हमने? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। इसके उपभेद बताना बेटा जी दोबारा से, द्रव्य या फिर पदार्थ। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे यहां हमें क्या लिखना है? ठोस या तरल लिखना है। लिख लिया जी। अब हमें ये जो है ना, ये कंफर्म करना है कि ये जाति क्या है। जाति किसको कहते हैं? नहीं, हाँ, फिर जाति आ गया। हाँ, तो यहां हम कहेंगे कि जाति क्या है? एक वर्ग है, एक समूह है। बहुत सारी चीजों का एक कोई वर्ग है, बहुत सारी चीजों का एक ग्रुप है, बहुत सारी चीजों का एक समूह है। तो वो मतलब कि बहुत सारी चीजों का मतलब है कि एक ही चीज जो है वो बहुत सारी मात्रा में हो अपने पास। एक वस्तु है वो बहुत सारी मात्रा में है, कि जैसे अपने पास सेब है तो सेब बहुत सारे हों अपने पास, सभी प्रकार के सेब हों, तो वो एक वर्ग बन गया, एक समूह बन गया, वो एक जाति है। ठीक है, जैसे कोई भी एक वस्तु ले लो, चाहे आप कुर्सी ले लो, तो सभी प्रकार की कुर्सियां, जो जितनी भी प्रकार की कुर्सियां आती है उसका अपने पास एक क्या हो? समूह हो, बहुत सारी एक जगह अपने पास हो। कोई भी कुर्सी ले जाओ तो कौन सी अपने अपने पूछते भाई कुर्सी चाहिए, तो वो क्या बोलता है भाई कौन सी चाहिए? भाई कुर्सियां तो है उसके पास बहुत सारी, उसने अपना गोडाउन है या अपनी दुकान है वो भर रखी है, फिर अपने पूछता है कौन सी कुर्सी। अपने ये कहेंगे उसको कि कुर्सी चाहिए, तो पूछता क्या? कौन सी? जैसे एक किताबों की दुकान है, किताबें बहुत सारी पड़ी है, हम गए, हमने कहा कि भाई किताब दे दो, वो हमसे पूछता है कौन सी। इसका मतलब किताबें बहुत सारी है, कुर्सियां बहुत सारी है, जिस वस्तु की बात करें वो वस्तुएं बहुत सारी है। तो वस्तुओं का क्या हो गया? एक समूह हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो जाति का मतलब है एक ही प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का होना ही क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। तो जाति जो अपने को संज्ञा में जिस प्रकार से इसका प्रयोग करना, उसी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं कि एक ही प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएगी बेटा? जाति। जाति का मतलब ही ये होता है कि अपन कास्ट जो है जाति है, जिसको हम जाति के नाम से समझते हैं, कि मान लो एक कोई भी कास्ट का नाम लो, उसके अंदर ना एक ही कास्ट है, एक कास्ट के अंदर ना आपके जो सरनेम जिसको बोलते हैं आपका गोत्र, ठीक है, उपजाति जिसको बोलते हैं गोत्र, एक ही जाति के अंदर जो आप कास्ट की जिसको बोलते हैं उसके अंदर गोत्र है। तो वो गोत्र कितने प्रकार के हैं? देखो बहुत प्रकार के हैं। आपको पता है एरिया चेंज करने पर ना गोत्र भी चेंज हो जाते हैं। कुछ एरिया में उसी प्रकार के गोत्र के लोग रहते हैं, और जब जैसे हम दूसरी जगह जाते हैं, जाति तो वही होते हैं लेकिन अपने को गोत्र चेंज मिल जाते हैं। ऐसा होता है क्या? देखा है? बिल्कुल है। सरनेम अपने ना एरिया वाइज जो सरनेम है ना वो भी चेंज होता है, मतलब कि उस जाति के लोगों ने अलग अलग जगह जाकर रह गए और उनके जो सरनेम है वो अलग अलग हो गए। तो वो अलग सिस्टम है कि क्यों और कैसे बना वो तो वो जाने बनाने वाले। लेकिन क्या हुआ, एक जाति के अंदर बहुत सारा एक समूह बन गया, तो एक समूह हो गया उसी जाति का। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो अब हमारे पास एग्जाम में जातिवाचक क्या आता है? शब्द आता है। हम शब्द ही पढ़ रहे हैं ना बेटा। शब्द को हमें पहचानना है कि वो शब्द जातिवाचक है या नहीं। तो उस शब्द
से एक प्रश्न आ जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब उस शब्द के साथ कोई लग जाता है, कोई प्लस में शब्द, ये वाला एक प्रश्न आता है, कोई भी वाला शब्द लग जाता है कि ये तो कोई भी हो सकता है। जैसे कुर्सी कोई भी हो सकती है, पंखा कोई भी हो सकता है, पुस्तक कोई भी हो सकती है, घड़ी कोई भी हो सकता है, पेन कोई भी हो सकता है, तो बैग कोई भी हो सकता है ना। बाइक जो होती है वो भी कोई भी हो सकती है, ट्रैक्टर कोई भी हो सकता है, बस कोई भी हो सकती है। तो इसका मतलब कोई भी शब्द लग जाए वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी बेटा जी? जातिवाचक हो जाएगी। और इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है, अब बताओ। सिंपल सी बात, वह शब्द जिससे किसी जाति या समूह का बोध होता है, सिंपल सी बात, वो क्या होगा बेटा जी? जातिवाचक होगा। मतलब कोई जिससे किसी जाति एक समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बेटा जी? जातिवाचक कहते हैं। अब अपने को ना पहचान याद रखनी, मैं यहां पहचान के नाम से लिखूंगा। पहचान में जो कल आपको शब्द बताए थे वो शब्द आप मुझे बताओ कौन कौन से थे अपने पास से। यहां हमने लिखे थे, क्या लिखा था बेटा जी? पशु, पक्षी, हाँ जैसे अपने याद किया ना सेम वैसे, पेड़, पौधे, हाँ बिल्कुल यहां लिखना है, फल, फूल, सब्जियां, अनाज, दालें, तिलहन, आपके फेवरेट शब्द कीड़े, मकोड़े, आज तो मौसम भी अच्छा है, मकोड़े आदि, ये वाले। अब देखो एक लाइन के अंदर ना हमने सारा कुछ समेट के रख दिया हमने। बोले अपने को ना कई बार क्या होता है हम शब्दों को अलग अलग पढ़ते, अलग अलग नहीं पढ़ना। किसी भी पशु का नाम आ गया, किसी भी पक्षी का नाम, किसी पेड़ का नाम, किसी पौधे का नाम, किसी फल का नाम, किसी फूल का नाम, किसी सब्जी का नाम, किसी अनाज का नाम, किसी दाल का नाम, किसी तिलहन का नाम, या किसी कीड़े मकोड़े आदि का नाम, जो भी जीव जंतु जो भी सारे आगे, तो इसमें किसी का भी नाम आ जाता है तो जातिवाचक। हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक सब्जी का नाम है या एक कीड़े मकोड़े पक्षी का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। या आप ये कह दो कि सर हमें तो पता नहीं चलता कि ये पक्षी का है या ये हम तो देखा नहीं ऐसा, वो देखो भी आपकी सिरदर्दी, वो आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द ये है। तो इसका मतलब अगर ये आते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? जाति हो जाती है। अब हमें टेंशन की कोई बात नहीं कि पशु का नाम है जातिवाचक, पक्षी का नाम है जातिवाचक, पेड़ का नाम है जातिवाचक, पौधे का नाम, फल का नाम, फूल का नाम, सब्जी का नाम, अनाज का नाम, दालें हैं जो, तिलहन, तिलहन किसको कहते हैं? जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है ना, जिससे तेल निकाला जाता है, तारा मीरा है, तिल है, सरसों है आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से कीड़े मकोड़े जैसे चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, जो तंग करते हैं हमें, बस वही बताएं। 2 नंबर पे क्या लिखूंगा मैं? 2 नंबर पे शरीर के अंगों के नाम, पार्ट्स ऑफ बॉडी ने, शरीर के अंगों के नाम, कोई भी पार्ट्स आ जाए आपको उसको जातिवाचक में रखना है। तीसरा, रिश्तों के नाम, रिश्ते जैसे चाचा है, नाना है, मामा है, दादा है, पापा है, मम्मी है, सब। एक प्रश्न है यहां पे,
प्रश्न यहां यह है कि हमने कहा कि रिश्तों के बात तो आपकी सही है, मैंने पूरा करने की सोची थी पर आप तो आधे रखते हो। मैंने सोचा था रिश्ते पूरे हों, रिश्ते पूरे नहीं होते, अधूरे होते हैं। जो शब्द लिखे होते हैं उसके अनुसार सारी चीजें वही होती है। चलो मैं बात करता हूं, अपना बात करते हैं कि ये हमने कहा कोई भी, कि जातिवाचक का मतलब है समूह। भी चाचा कोई भी हो सकता है, भी पापा के जो छोटे भाई हैं 2 3 4 भी हो सकते हैं। सुनते रहना किस प्रकार से हमें ये जातिवाचक और किस प्रकार से शब्दों के बारे में सोचना है। कि हम बात कर रहे होते हैं कि जैसे चाचा कोई भी हो सकता है, दादा तो दादा के 4 5 भाई हैं तो वो दादा हो जाएंगे, नाना के भाई वो नाना हो जाएंगे, मामा के भी अपनी मम्मी है तो उसके जो भाई हैं 2 4 5 वो मामा हो जाएंगे, है ना, ऐसे करके। तो दादा है, नानी है, चाचा है, मामा है, भाई है, बहन है ना, फूफा है, बुआ है, मौसी है, मतलब सारे ये नाम आ जाते हैं। लेकिन क्या सोचते हैं कि सर ये जो पापा शब्द लिखा है ना, तो ये व्यक्तिवाचक में रखेंगे या फिर ये जातिवाचक में रखेंगे? तो पापा तो कोई भी हो सकता है और कोई भी तो नहीं हो सकता। बताओ क्या ये शब्द यहां जातिवाचक में रखेंगे या फिर इसको उठा के हम व्यक्तिवाचक में ले जाएंगे? व्यक्तिवाचक में ले जाएंगे। अब देखो, अब क्या होता है कि हमने पापा जो बोलते हैं, तो पापा के जो बड़े पापा हैं तो हमने उनको ताऊजी कहना बंद कर दिया, ये ओड शब्द लगने लगा हमें। अब हमने उनको क्या कहना शुरू कर दिया? बड़े पापा। ठीक है, अगर ताई जी है, बड़ी मम्मी कहना शुरू कर दिया। अब अक्सर क्या होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर हम जब अपने दोस्त होते हैं, बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, तो दोस्त की मम्मी होती है ना, वो हमारी भी मम्मी होती है, लेकिन पापा हमारे पापा नहीं होते। ये देखना रिश्तों के अंदर हम हमारे दोस्त की मम्मी को मम्मी बोलते हैं, बोला भी होगा आपने, मम्मी बोलते हैं, लेकिन उसके पापा को अंकल या मतलब कि जो भी है वो बोलते हैं, उनके उसके पापा को पापा नहीं बोलते। रिश्ते देखो किस प्रकार से हमने बना रखे हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि यार ये बस चल रहा है। तो नो टेंशन, रिश्ते का कोई भी है, चाचा है, मम्मी है, दादा है, नाना है, नानी है, कोई भी है, तो आपको जातिवाचक में रखना है। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे इर्द गिर्द जब हम बात करें सभी प्रकार की वस्तु, जितनी भी प्रकार की वस्तु है, चाहे कुछ भी है, चाहे चम्मच है, चाहे वो चीनी है, चाहे चाय है, चाहे दूध है, कुछ भी, कोई भी वस्तु, चाहे मेज है, चाहे कुछ भी है, वो हम सब की सब जातिवाचक में। हमारे इर्द गिर्द लाखों वस्तुएं हैं जिनके हम शायद उनमें से कुछ के नाम भी नहीं जानते होंगे। अपने अभी भी ऑब्जर्व कर लो कि कितनी सारी वस्तुएं हैं, तो सब की सब क्या है, चाहे वो गेट है, चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो पंखा है, चाहे कूलर है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो डोर हैंडल है, चाहे वो चाबी है, वो सब की सब क्या है, जातिवाचक में रखी जाएगी। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद फिर अपन लिखते हैं प्रकृति के नाम। प्रकृति के नाम, प्रकृति के कुछ एक नाम छोड़कर बाकी सभी कहां रखेंगे बेटा? जैसे हम सूर्य को छोड़ देंगे, चंद्रमा को छोड़ देंगे, ऐसे हम पृथ्वी को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जो एक ही है जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, तो उनको छोड़कर हम बाकी को सभी प्रकृति जातिवाचक में ही है। पत्थर है, पहाड़ है, हवा है, मिट्टी है। अच्छा, हवा से याद आया, हवा भाववाचक है, जातिवाचक है? जातिवाचक है। कहते सर हमें हवा तो दिखाई नहीं दे रही, महसूस करते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना, हवा जातिवाचक है। क्यों है जातिवाचक, बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, ठंडी हवा, गर्म हवा। और इसका और बड़ा और एग्जांपल बताओ, वायु की डेफिनेशन बताओ, वायु किसको कहते हैं? हाँ, समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर लेते से। अच्छा, नहीं, साइंस के अकॉर्डिंग ही बताओ मुझे, वायु की डेफिनेशन, परिभाषा, वायु किसे कहते हैं? एक्चुअली में गैसों, जो गैस होते हैं, गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? कहते हैं ना। अब सिंपल सा सोचना कि शब्द बनाने वालों ने बड़ी टेक्निक से बनाए हैं। गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? वायु। इसका मतलब वायु है, उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन
ऑक्साइड बहुत सारी गैसें हैं, इसका मतलब वो एक समूह बन गया गैसों का, तो गैसों का समूह बन गया, इसका मतलब क्या, वो जातिवाचक। अगर उसमें से आपने एक शब्द बोल दिया ऑक्सीजन, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें से एक आ गया, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 नंबर पे चलते हैं अपन। कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, हम बोलते हैं राष्ट्रपति तो एक ही होता है, राष्ट्रपति तो एक ही होता है, प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, तो कहां व्यक्तिवाचक में जाएंगे, तो सॉरी, पदों के नाम अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, सब के सब कहां रखे जाएंगे बेटा जी, जातिवाचक में रखे जाएंगे। रीजन, क्योंकि राष्ट्रपति तो कोई भी हो सकता है, जरूरी कि वो दुनिया में एक ही रहेगा और एक ही है, ऐसा तो नहीं है, राष्ट्रपति तो कोई भी हो सकता है, प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, राज्यपाल कोई भी हो सकता है, अध्यापक कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब पदों के नाम भी कहां रखे जाएंगे बेटा, जातिवाचक। 7 नंबर पे चलते हैं, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुवचन शब्द। कौन से शब्द बेटा, बहुवचन शब्द, चाहे वो व्यक्तिवाचक है, चाहे वो जातिवाचक है, चाहे वो भाववाचक, कुछ भी है, अगर वो बहुवचन है तो जातिवाचक संज्ञा बेटा जी। मतलब कि वो व्यक्तिवाचक है, चाहे भाववाचक है, चाहे जातिवाचक है, कुछ भी है, अगर वो बहुवचन शब्द है तो इसका मतलब वो जाति, क्योंकि बहुवचन आते ही वो क्या बन जाता है, समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप बनते ही वो क्या हो जाएगा बेटा, जातिवाचक हो जाएगा। तो जातिवाचक मेरी तरफ से क्लियर। कोई डाउट है, कोई शक है तो पूछो। लगभग इतने में ये सारा कवर हो गया, ये लगभग आपका जो कंफ्यूजन वाली सारी चीजें थी ना वो सारी मैंने करवा दी। अब यहां ये जो शब्द लिखा ना, ये आपके वो शब्द जो एक एक करके मुझसे आप पूछते हो, ये सभी प्रकार की वस्तु है ना, इसमें सारा कुछ आ गया देखो। तो प्रकृति के नाम आगे, रिश्तों के नाम आगे, शरीर के अंगों के नाम आगे, पदों के नाम आगे और बहुवचन शब्द आगे। ये जो शब्द है इसमें सभी प्रकार के शब्द आगे, जो भी रह गया अब यहां पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फूल सब्जियां अनाज दालें तिलहन, ये सारे के सारे आ गए, तो सभी के सभी ये जातिवाचक शब्द है। जाति का मतलब एक से अधिक होना। जो 2 और बच गए उनको हमने यहां कंफर्म किया है। किसी भी प्रकार का ठोस पदार्थ आता है, किसी भी प्रकार का ठोस पदार्थ आता है, ठीक है, उसको हमने यहां कवर किया है। किसी भी प्रकार का ठोस पदार्थ आता है, ठोस का मतलब क्या है कि जैसे लोहा है, चांदी है, पीतल है, लकड़ी है, कोयला है, मिट्टी है, सब के सब जातिवाचक में रखे जाएंगे। फिर दूसरा, कोई भी तरल पदार्थ है, जो चाय है, कॉफी है, पानी है, दूध है, छाछ है, घी है। अब कहेंगे सर घी मार लो तो फ्रिज में रखे हो, वो तो एक भाटों से बन रहे हो, तो भाटो तो भी वो जातिवाचक है क्योंकि वो ठोस हो गया, ध्यान रखना है ना। कहते हैं कि बर्फ है तो भी वो जातिवाचक है, पानी है तो भी वो जातिवाचक है, सॉलिड है तो भी जातिवाचक है, लिक्विड है तो भी वो जातिवाचक है। क्लियर है बेटा जी। अब यहां आता है समूहवाचक, जो समूह बनते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। जैसे मुझे बताना 2-4 एक शब्द, सेना, फौज, पुलिस, कक्षा, गुच्छा, जत्था, जुलूस, भीड़, और बोलो, रेवड़, गड्डी, गड्डी लेके मैं निकला, रास्ते में एक मोड़ आया, उत्थे में गड्डी छोड़ आया।
खड्डे में गिर गई थी ना, एक्सल टूट गया था। ठीक है, ये वाले शब्द। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द समझना आप। सेना, ठीक है, तो सेना का मतलब है बहुत सारे सेना। अपने कहते हैं पुलिस आ गई, तो एक व्यक्ति के लिए ना था, पुलिस के 2 4 5 जो भी हैं उस प्रकार से। ये आपको कक्षा, कक्षा से आप क्या समझते हो? ये ना अपनी कक्षा है। रूम को कक्षा नहीं कहेंगे बेटा, रूम को कक्षा नहीं कहेंगे। पुस्तकालय, वो किस में रखा जाएगा? समूह में रखा जाएगा। विद्यालय वैसे तो जातिवाचक है, लेकिन उसमें आएगा। गुच्छा, वो चाबियों का गुच्छा है, वो अंगूरों का गुच्छा है। या एक ना एक शब्द आता है, हाँ मुझे याद आ गया, एक शब्द ये भी याद रखना। हाँ, बीड़ी वाला, बिल्कुल। तो जत्था, जत्था समझ गया? जत्था बहुत सारे लोगों का। एक इसी जत्थे से मुझे याद आ गया, मंडल या मंडली। ठीक है, मंडल बड़ा हो गया, मंडली छोटी होगी। तो जत्था क्या? हाँ, सभा भी आ जाएगा। ठीक है, जुलूस हो गया, भीड़ हो गया, मंडल या मंडली या सभा, ये व्यक्तियों के समूह हो गए सारे। ये सारे के सारे किसके समूह हैं? व्यक्तियों के समूह हो गए। ठीक है जी, ये व्यक्तियों के समूह। रेवड़, जो शुद्ध शब्द लिखा जाएगा वो रेवड़ लिखा जाएगा, एवड़ नहीं लिखा जाएगा। हम राजस्थानी में इधर ना एवड़ भी बोलते हैं, तो एवड़ नहीं लिखा जाएगा, यहां रेवड़ लिखा जाएगा। जो यहां लिखा जाएगा वो रेवड़ ही लिखा जाएगा, हम बोलने में कुछ भी बोलें उसको। ठीक है जी। गड्डी, ताश की गड्डी और नोटों की गड्डी। अब उसमें ताश के पत्तों का समूह हो गया और नोटों में नोटों का समूह है। गुरुश क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं पैकेट, जिसको अपन कहते हैं कि एक पैकेट माचिस का दे दो, पैकेट बोलने लगे। जिसमें होता क्या था, एक दर्जन के रूप में एक पैकिंग आती थी। जैसे माचिस है तो एक पैकेट के अंदर 12 आती थी, तो पूरा ग्रुश माना जाता था। अब वो ग्रुश किसको बोला जाता है? बीड़ी का जो पूरा पैकेट आता है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रुश का मतलब ही होता है कि उसमें एक प्रकार की वस्तुओं को एक तरीके से बनाकर रखा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है बेटा जी? तो इस प्रकार से आपको समझना है कि ये समूहवाचक है, ये जातिवाचक क्लियर हो गया। कन्वर्ट करना भी मैं आपको बताऊंगा, और ये जो बताए हैं तरीके कन्वर्ट करने की बताए हैं। तीसरे नंबर पे अपने क्या लिख रहे हैं बेटा जी? भाववाचक। क्या लिख रहे हैं? भाववाचक संज्ञा। ये एक वो संज्ञा है जो एग्जाम की पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे एग्जाम में एक आता है संज्ञा परिवर्तन, जिसको हम एग्जाम उस सिलेबस के अंदर हम इस शब्द के नाम से जानते हैं उसको, निर्माण के। ठीक है, हम कहते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण का निर्माण करना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, इससे वो निर्माण करना, उससे वो निर्माण करना। अर्थात अलग अलग प्रकार के शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना रहे होते हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? एग्जाम के अंदर यही प्रश्न आता है, और ये प्रश्न वो होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता चलता कि ये भाववाचक है या नहीं, ये कैसे बदलिया, अब ये हो क्या गया, अब ये हो क्या गया। वही एक ही प्रकार के दो शब्द, सेम शब्द लिखे जाते हैं थोड़े से डिफरेंस के साथ प्रत्यय लगाकर, लेकिन वो शब्द वहां रखने पर भाववाचक है और एक शब्द उसी का साथी वाला शब्द विशेषण है। तो अपने को इस भाववाचक संज्ञा के साथ दो चीजें पढ़नी, एक विशेषण पढ़ना और एक भाववाचक संज्ञा पढ़नी है। दोनों के डिफरेंस के साथ जब पढ़ लिया आपने, तो आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है मेरा। और सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम देखो एक लेवल पे पढ़ रहे हैं, एक सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट, एक फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है और एक संज्ञा का प्रश्न गलत करके आ जाता है, तो सोचने वाली बात है कि इसका मतलब हमारा लेवल उस, जो हम ये कहें कि बीए लेवल पे, 12वीं लेवल पे जो एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लेवल के बराबर भी नहीं है हमारा लेवल। तो वो गलतियां क्यों हो जाती है? गलतियां वो हो जाती है कि हमें उन चीजों की समझ नहीं है कि हम उसको कैसे कंफर्म करें, कैसे इसको जज करें, कैसे पता लगाएं कि ये क्या है। तो वो चीज इसमें सीखनी है अपने को। ठीक है, वैसे तो ये संज्ञा सारी आती है आपको, मैं ये नहीं कहता आपको नहीं आती, क्योंकि 3rd क्लास से अपने पढ़ रहे हैं, 3री कक्षा से हम पढ़ रहे हैं।
पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे? तो अपने को ध्यान देना कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले यह कंफर्म कि भाववाचक संज्ञा है क्या, किसको कहते हैं, परिभाषा बताना, फिर बात करते हैं। वह शब्द बोलो बोलो जिसे छू नहीं सकते या स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। वह शब्द जिसे जिसे छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी? महसूस करते हैं। आपको ये वाला शब्द याद रखना है, जिसका भौतिक स्वरूप नहीं होता, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, ठीक है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जिसका कोई क्या नहीं होता बेटा जी? आकार नहीं होता, आकार नहीं होता, ठीक है। तो इसको हमने इस रूप से लिखना है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई रंग नहीं होता, जिसका कोई रूप नहीं होता। यह चीज आपको याद रखनी है, ये याद रखो चाहे ना रखो, ये आपको याद रखना है। जिसका कोई भौतिक स्वरूप अर्थात एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक वस्तु के रूप में हमारे सामने नहीं है। आपको मैंने एक शब्द बोला मोबाइल, तो आपके सामने एक पिक्चर बनती है, एक तस्वीर बनती है, एक चित्र बनता है कि ये ऐसा मोबाइल है। रोटी शब्द बोला तो, ऐसे चॉकलेट बोला तो, ऐसे मैंने समोसा बोला तो, ऐसे मैंने काजू कतली बोला तो, मतलब कि चित्र बनने के साथ साथ मतलब कुछ कुछ भी होने लगा ना, ऐसे भूख सी बढ़ने लगी ऐसे। तो इस प्रकार से हमारे सामने वो इमेज चलती है ना। लेकिन ये कहता है कि ऐसा शब्द, जिस शब्द को बोलने पर, जानने पर कोई भी अमेज नहीं बनती, उसका कोई रूप नहीं बनता, उसका कोई आकार नहीं होता, सिर्फ एक केवल मात्र एक शब्द है। और वो शब्द क्या कहलाएगा? भाववाचक कहलाएगा। हम ना साहित्य में दो चीजें पढ़ते हैं, एक भाव पक्ष पढ़ते हैं, एक कला पक्ष पढ़ते हैं। तो यहां भाव पक्ष है अंदर, बस महसूस करना, फीलिंग, क्या करना? फीलिंग लेना, महसूस करना, वास्तविक रूप से कुछ न होना, ठीक है। तो वो क्या है? भाव है। तो अब अपने पास ये देखना है कि जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई रंग नहीं होता, जिसका कोई रूप नहीं होता, अर्थात उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। अगर भौतिक स्वरूप होगा तभी हम उसको देख पाएंगे, तभी हम उसको छू पाएंगे। जब भौतिक स्वरूप नहीं है तो उसको देख नहीं पाएंगे। अब हम ना शब्दों के माध्यम से इसको कंफर्म करते हो। सबसे अच्छा शब्द है इसको समझने के लिए ये वाला, लड़ाई। अक्सर क्या होता है कि हम इस शब्द को जानने पर यह देख लेते हैं कि लड़ाई तो हमने देखी है। सॉरी बेटा, शब्दों को समझें, शब्दों से दोस्ती करें, शब्दों को पहचानें, ठीक है। किसी से दोस्ती मत करो, लेकिन शब्दों के साथ दोस्ती करो। क्या आपने वास्तविक रूप से लड़ाई देखी? ये लड़ाई शब्द जो है, हमने लड़ाई जो शब्द है, तो लड़ाई हमने नहीं देखी, प्रॉपर लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई एक भाव है, क्योंकि हमने मनुष्य को देखा है, पशुओं को लड़ते हुए देखा है, व्यक्तियों को लड़ते हुए देखा है, बच्चों को लड़ते हुए देखा है। तो उनकी एक्टिविटीज, हाथ चलना या भी है, कई बार वो शुद्ध बोलते हैं, वो भी लड़ाई के अंदर ही आ जाता है। तो ठीक है, तो लड़ाई क्या है बेटा जी? भाव है। दो चार शब्द बताऊंगा। फिर एक है दूरी शब्द, समझे, कल भी मैंने लिखा था, दूरी से भी समझे। कुछ शब्द है जो समझने, दूरी, हम कहते हैं जी हाँ दूरी तो होती है ना, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, हाँ जी बिल्कुल होती है। क्या रियल में दूरी शब्द जो है वो दूरी हमने देखी है? नहीं जी। क्या अब मैं कहूंगा जी अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा करना कि कल 2 किलो लड़ाई लेके आना, 2 किलो दूरी लेके आना, नहीं ला सकते। अगर मैं को 2 किलो काजू कतली लेके आना, ला सकते हो। अच्छा अभी ले आओगे आप?
अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दूरी, इसका मतलब हम ला नहीं सकते। जब भी आपको यहां कंडीशन गाड़ी फंस जाए तो आप क्या मैं दूरी ला सकता हूं खरीद के, मार्केट से मिल सकती है? नहीं, नहीं तो भाव है। लड़ाई मिल सकती है? हाँ, लड़ाई तो जाती, अभी कर लो चाहे, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम ये दूरी वाली बात आ जाती है। तो दूरी हम नहीं देख सकते, तो दूरी क्या है? एक भाव है। दूरी क्या? एक भाव है। तो ये जो भाववाचक संज्ञा है, तो हमें कंफर्म करना है कि उस शब्द के नाम से क्या कोई वस्तु है तो फिर जातिवाचक या व्यक्तिवाचक होगा। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? भाववाचक होगा। संज्ञा लिख देता हूं, वैसे लिखने तो मुझे शब्द ही है। अब ना कंफर्म करते हैं। अब अपने पास ना एक शब्द आया, ध्यान देना, एक शब्द आया अपने पास। एग्जाम में ऐसे शब्द बड़े कंफ्यूज करते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द है। ईमानदार फिर क्या है? हुँ? अच्छा, ये विशेषण है, ठीक है। अब बताओ, सही तो बताओ, कौन सा भाववाचक है, कौन सा क्या है? हाँ, हाँ, चलो चलो बताओ। कंफ्यूजन दूर करने की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हो कि मैं क्या चीज बताने जा रहा हूं? यहां क्या लगा हुआ है बेटा? प्रत्यय लगा हुआ है। लगा हुआ है ना बेटा जी? यहां क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ। और यहां पे भी आलू, प्रत्यय लगा हुआ। हम ना एक परिभाषा लिखते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा है ना, वो कैसे बनाई जा सकती है। तो जो शब्द होता है, ये लिखेंगे अपन, शब्द शब्द के साथ साथ प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का क्या किया जाता है बेटा? निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये हम लिखते हैं और ये हम रट लेते हैं कि अगर प्रत्यय लग गया तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। हमारे दिमाग में ना कुछ चीजें एडजस्ट हो जाती है, उसी तरीके से एडजस्ट हो जाती है कि अगर प्रत्यय लग गया तो भाववाचक संज्ञा। जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि हमें समझना कैसे। और ये जो प्रॉब्लम आएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? भाववाचक संज्ञा। और किस में आएगी बेटा जी? विशेषण में ही आएगी। और हम विशेषण को अलग पढ़ते हैं और भाववाचक संज्ञा को क्या करते हैं? हमेशा अलग पढ़ते हैं, दोनों को साथ जोड़कर नहीं पढ़ते। अब सुनो, जो विशेषण होगा, क्या होगा? जो विशेषण होगा, तो यहां आपको ध्यान रखना है, संज्ञा प्लस में विशेषण। ये सारी टेक्निकल चीजें बता रहा हूं, टॉपिक को टॉपिक के तरीके से, एग्जाम के तरीके से करवा रहा हूं। जो विशेषण होगा उसके साथ संज्ञा रखी जाएगी। कभी भी आपकी गाड़ी अटक जाए तो उसको संज्ञा के साथ एडजस्ट करना है, आपको रखना है कि जैसे यहां संज्ञा है तो संज्ञा के साथ ही विशेषण आएगा। ये भाववाचक, ये जो भाववाचक है, भाववाचक, मैं ये नहीं कहता कि सारी भाववाचक है, वैसे इधर लिखा है मैंने भाववाचक, ऑलरेडी क्या है? संज्ञा है, तो इसके साथ संज्ञा नहीं आएगा, अकेला शब्द रहेगा, याद रखना है। अब देखो कंफर्म करते हैं। ईमानदार आदमी या बच्चा या व्यक्ति जो भी है, अच्छा
लड़का, ठीक है। और दया, दया के साथ लगाओ, अच्छी, अच्छा दया, अच्छा ऐसे, अच्छी दया तो बुरी दया, अच्छा मोटी दया, पतली दया, वो तो वो हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं समझ गया समझ गया। ऐसे बता दिया करो मुझे थोड़ा थोड़ा। सुनो, ईमानदारी, अच्छाई, दयालु। अब ईमानदारी के साथ हम संज्ञा नहीं रख सकते, अच्छाई के साथ आप संज्ञा नहीं रख सकते, लेकिन दयालु के साथ आप संज्ञा रख सकते हो। दयालु आदमी, दयालु औरत, दयालु बच्चा, ठीक है। तो इसके साथ, इसका मतलब ये विशेषण है, ये भी क्या है, विशेषण है, और ये क्या है, भाववाचक हो गया। यहां देखो, ये क्या है, भाववाचक है, और ये भी क्या है, भाववाचक है, और ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। हमें कंफर्म करना है, देखो ये गलतियां होती हैं हमारे से, सिंपल मुझे कंफर्म है कि एग्जाम में यहां इस प्रकार की गलतियां होती है। रनिंग में जब हम पढ़ रहे होते तो हमारे लिए शब्द, क्योंकि वहां अलग अलग शब्द दे रखे होते, जोड़ के नहीं दे रखे, ईमानदारी ईमानदारी, वहां एक ही शब्द होगा, ईमानदारी या फिर ईमानदार। तो हमें तो ये दोनों विशेषण शब्द में जो गुण की बात करते हैं, तो विशेषण शब्द लाइक एज भाववाचक, तो भाववाचक के जैसा ही हमें कंफर्म कर होता है। तो ईमानदारी शब्द है, अच्छा शब्द है, अच्छाई शब्द लगता है कि ये विशेषण है या फिर भाववाचक है। तो अपने को कंफर्म करने के लिए हमेशा याद रखना, जो विशेषण होगा उसके साथ संज्ञा एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन भाववाचक संज्ञा के साथ संज्ञा एडजस्ट नहीं होगी। क्लियर है बेटा जी, ये पहचान अपन कर सकते हैं। अब जो सामान्य शब्द है आपके पास, ये तो हो गया इस प्रकार से कि प्रत्यय लगाने पर हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्यय वाला शब्द भाववाचक संज्ञा ही हो, ठीक है। ये डेफिनेशन हम लिखते हैं कि शब्द के साथ प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं, लेकिन ये कल भी मैंने कल या परसों बोला था कि 100% कुछ भी नहीं होता। यहां अपने पास 100% वाली बात नहीं, हमने लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो हो गया, ऐसा नहीं है। फिर जैसे अब आप सामान्य शब्द पढ़ते हो जो मूल रूप से भाव है, जो मूल रूप से भाव है प्रत्यय के बिना, जैसे प्रेम है भाव है, जैसे प्यार है ये भाव है, जैसे स्नेह है ये भी क्या है, भाव है, जैसे बिल्कुल लिख रहा हूं, जैसे क्रोध है ये भी क्या है, भाव है। फिर जैसे सुख है और दुख है ये भी क्या है, भाव है। तो ये मूल रूप से क्या है, भाव है, ठीक है। एक प्रश्न लिखता हूं मैं, ये शब्द आगे 4 एग्जाम में डिट्टो ऐसा पूछा जाएगा, ये वाले, वो पूछता निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो तीनों फिर क्या है? हाँ हाँ बताओ बताओ। रखो संज्ञा, क्रोधित व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, और क्रोधित वो भी व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। मैं आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपको सामने वाले को कह रहे हैं, सर्वनाम के साथ रख रहे अपन, तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि महेश को क्रोधित नहीं होना चाहिए, तो महेश इसका मतलब क्रोधित है, ठीक है। इसका मतलब उसकी विशेषता है, महेश क्रोधी है और महेश क्रोधित है, वो हो चुका है, ठीक है। अब यहां क्रोध जो है अकेला, यहां भाव है। जब ऐसे शब्द आते हैं तो हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कैसे कंफर्म करें। तो जैसे ये ऐसे शब्द आए तो उनके साथ आप संज्ञा रखें, संज्ञा रखते ही वो विशेषण शब्द बाहर आ जाएगा और अपनी भाववाचक संज्ञा बाहर आ जाएगी, और सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का, ठीक है। सेम ऐसे डिट्टो एग्जाम में आते हैं, और ये हम सोचते हैं यार हम संज्ञा वाले प्रश्न गलत हो गए, ये तो प्रश्न सही होने चाहिए थे। हम कहते हैं हमारी व्याकरण इतनी अच्छी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और सारे प्रश्न सही कर सकते हैं, फिर भी ये प्रश्न, और यार कंफ्यूज हो गया, ये पता नहीं चला मेरे को,
तो कंफ्यूज होने से बाहर निकलने के लिए तरीके हैं अपने पास। तो संज्ञा के साथ विशेषण के साथ संज्ञा रखी जा सकती है और भाववाचक संज्ञा के साथ संज्ञा नहीं रखी जा सकती क्योंकि वो ऑलरेडी संज्ञा है। दूसरी बात, जो विशेषण होता है जो हम पढ़ते हैं, जो विशेषण है उसका भी कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। जो भाववाचक संज्ञा है उसका भी कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यहां आके हम फंस जाते हैं कि हम कहते हैं कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, तो बेटा विशेषण को भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो विशेषता है। कोई अपने पास वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या वो विशेषता। तो विशेषता को हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप अच्छे हैं, तो अच्छे शब्द को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो इसका मतलब वो चीजें तो हम देख नहीं सकते, वो तो दोनों में क्रिएट हो रही है। तो यहां पता कैसे लगेगा कि जिसके साथ संज्ञा एडजस्ट होगी वो विशेषण और जिसके साथ नहीं होगी वो भाव, क्योंकि दोनों की पहचान जो हमने, जिसको देख नहीं सकते तो विशेषण को भी देख नहीं सकते, विशेषण को भी छू नहीं सकते, केवल वो उसको भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी विशेषण की डेफिनेशन होती है गुणवाचक में, गुण धर्म, वो तो इनबिल्ट है सारी चीजें। क्लियर होगी ये वाली बात? ठीक है, ये वाली बात आपसे क्लियर होगी ये वाली। अब देखो एक चीज और बताता हूं, हमारे पास हम बात करते हैं, ये दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। दोनों क्या बेटा जी? दोस्त हैं। और इन दोनों के बीच में क्या है? बस वही कर सी तू, दोस्ती। दोनों के बीच में क्या है? अब ये जो दोस्त है ना, ये कौन सी संज्ञा है और ये दोस्ती शब्द कौन सी संज्ञा है? बताओ, दोस्ती कौन सी संज्ञा है? ये दोस्त कौन सी संज्ञा? हाँ बेटा, अरे यार ये बताओ। कितने दिख रहे हैं? आप ना सोचना नहीं होता, हम ऐसे नहीं सोचेंगे, वो होती है रट्टे वाली टेक्निकल चीजें, टेक्निक तरीके से लगाना, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, उस तरीके से नहीं। दोस्त कितने होते हैं? जातिवाचक है, दोस्त कोई भी हो सकता है, दोस्त तो कोई भी हो सकता है। तो दोस्त, हाँ हाँ हाँ, और दोस्त इनके बीच में क्या है? भाव है। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है जी? मैं अभी कह रहा था कि दोस्ती के साथ जो भाववाचक संज्ञा है ना, उसके साथ हम संज्ञा नहीं लगा सकते। इसमें तो लगा सकते हैं अच्छी दोस्ती। हाँ, ये भी याद रखना कि मैंने बोला संज्ञा, ये नहीं बोला कि कुछ भी रख लो, तो वो तो क्या ऑलरेडी अपने आप में विशेषण है। ये नहीं कि सर हाँ अच्छी दोस्ती, ये तो विशेषण ही हो गया, अच्छी दोस्ती हो गया, तो ऐसा नहीं, अच्छी विशेषण है। ठीक है, दोस्ती भाव है। तो संज्ञा की विशेषता बताई जा सकती है, क्योंकि हम संज्ञा सर्वनाम, तो भाववाचक संज्ञा की विशेषता हो सकती है, बट विशेषण के साथ संज्ञा आ सकता है, लेकिन अकेली भाववाचक के साथ संज्ञा नहीं आएगी। तो ये क्लियर है बेटा जी? आप कोई किंतु परंतु यहां कर सकते हैं? सभी प्रकार के शब्द कर सकते हो। कैसे जज करना है? भाववाचक को कंफर्म करना है कि इस शब्द के नाम से कोई वस्तु तो नहीं है, वस्तु नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर सी। फिर अगर हम विशेषण और संज्ञा में फंस जाएं तो विशेषण के साथ संज्ञा आएगी और संज्ञा के साथ संज्ञा नहीं आएगी। ठीक है जी, अपने को ध्यान रखना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण प्रत्यय लगाने से होता है, कि हम शब्द के साथ प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी प्रत्यय वाले जो शब्द होंगे वो भाववाचक संज्ञा होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो आपको कंफर्म करना है। तो ये अपनी भाववाचक संज्ञा कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे व्यक्तिवाचक, कल करें। ठीक है, साहित्य कर लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा अपन कल करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि संज्ञा नाम है, समझ में आई? ठीक है जी।